ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। और आज फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए फिजियोलॉजी में लास्ट चैप्टर हमारा 15th चैप्टर मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क प्रोडक्शन। मेमोरी ग्लैंड्स स्तनधारी जितने भी मैमल्स हैं, प्राणियों की सबसे बड़ी विशेषता उनमें स्तन ग्रंथियों मेमोरी ग्लैंड्स की उपस्थिति होती है। ये भी त्वचा की अन्य ग्रंथियों की भांति ही त्वचीय ग्रंथियां यानी कि कुटेनियस ग्लैंड्स होती हैं, जो बाह्य चर्म यानी कि एक्टोडर्म, एंडो एंड मीजो। एक्टो, मीजो, एंडोडर्म हमने स्किन के 3 जो है वो लेयर इसकी पढ़ी हैं, तो ये एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी व घोड़ी की स्तन ग्रंथियाँ इंग्वाइनल रीजन जो पिछले पैर हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे गाय भैंस की अडर होता है, तो वो इंग्वाइनल रीजन है। रीजन में सुअर, चूया व मांसाहारियों कुत्ता, बिल्ली आदि की वक्षीय व उदरीय क्षेत्र की वक्षीय यानी कि आगे और उदर यानी कि एब्डोमिनल, तो ये जो पूरे के पूरे उस पर हम कहते हैं ना, इस पर पेट पर है, तो ये पूरा नीचे इसके ये जो पाई जाती है वक्षीय उदरीय क्षेत्र की अधर सतह पर तथा हाथी की वक्षीय प्रदेश में स्थित होती हैं। हाथी की जो है आगे वाले पैरों के बैक साइड में, पीछे नीचे वहाँ होती है। सामान्यतः गाय भैंस में 4 स्तन ग्रंथियाँ व स्तनाग्र यानी टीट्स होते हैं, जबकि भेड़ व बकरियों में 2 होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो शहर के हैं। गांव वालों को तो ये पता है बकरी के 2 हैं और गाय के 4 तन होते हैं। घरेलू या पालतू पशु में सभी स्तन ग्रंथियों व स्तनाग्रों को मिलाकर सम्मिलित रूप से इसको ऐन कहते हैं, यानी अडर कहते हैं। पंजाबी में इसको लेवा कहते हैं, मारवाड़ी में इसको उगाड़ो, उतारियाई। तो ये इस तरह के शब्द हैं जो। अब है स्ट्रक्चर ऑफ द अडर, ऐन की संरचना। गाय का ऐन लिगामेंट्स के कारण दाएं व बाएं 2 भागों में बटा होता है। ये आगे लिगामेंट दिया हुआ है, देखेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट, तथा और पतली झिल्लियों के कारण 4 क्वार्टर्स गाय भैंस में और 2 बकरी में भागों में विभक्त होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके द्वारा तो क्या होते हैं, 2 क्वार्टर अलग अलग होते हैं, और ये जो बीच में जो पार्ट है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा जो है आधा हुआ होता है। अडर आधा, सस्पेंसरी लिगामेंट के आधा इधर हुआ, आधा इधर। अब ये आधा जो इधर है इसमें फिर ये मेम्ब्रेन आ गई, तो ये 2 उसके क्वार्टर हो गए, तो ये टोटल कुल 4 क्वार्टर हो गए, और बकरी में 2। इन भागों का आपस में कोई संपर्क नहीं होता है, तो इससे पूरे अडर में संक्रमण फैलने की संभावना बहुत कम होती है। तो थन एक ही खराब होता है जनरली, और अगर ऐसा ना होता तो ये चारों ही हो जाते बेकार जानवर, बहुत कम हो जाते। प्रत्येक क्वार्टर दूसरे क्वार्टर से संयोजी ऊतक के द्वारा पृथक रहता है। सबका अपना पृथक दुग्ध संग्रहण तंत्र, मिल्क कलेक्टिंग सिस्टम होता है, जो अपने टीट द्वारा दुग्ध स्त्रावण करता है। अडर के दाएं व बाएं भागों को मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट पृथक करता है। ये मैंने अभी आपको बताया था, दाएं व बाएं को मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट पृथक करता है, तथा अडर के पार्श्वों में लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, साइडों में, वो सपोर्ट के लिए होते हैं। लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट जो है, सस्पेंशन कहते हैं, कोई चीज़ लटकी हुई हो उसको सस्पेंशन, तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो लटकी हुई चीज़ को पकड़ के रखते हैं। सस्पेंशन आपने देखा होगा, सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं। ये दोनों संरचनाएं प्राथमिक रूप से अडर को सहारा प्रदान करती हैं। ये इधर यहाँ इन्होंने अच्छा डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में आप देख लें तो ये सारा क्लियर है 240 पे। मीडियल सस्पेंसरी लिगामेंट,
ये जो मेम्ब्रेन दे रखी है दो को अलग कर रही है क्वार्टर्स को, और ये हाफ कर रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट, ये हाफ कर रहा है बीच में से, और ये आउटर वॉल और लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट जो दोनों साइडों में पाया जाता है और उसको सहारा देता है, ऊपर टच होता है। ये आगे की तरफ होता है क्योंकि पीछे वाले टीथ छोटे होते हैं, उनमें वजन कम, लेकिन आगे वालों में ज़्यादा होता है, तो आगे की तरफ लेटरल सस्पेंसरी लिगामेंट। अब जब आप 241 पे देखोगे तो आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये सिस्टर्न आपको समझ में आएगी। ये देखिए टीथ सिस्टर्न ये है, प्रत्येक टीथ में एक छोटा टीथ सिस्टर्न होता है। ये देखिए अब 1241 पे देखोगे तो ये टीथ सिस्टर्न बड़ा बहुत सुंदर डायग्राम दिया हुआ है, जो इसके दूरस्थ सिरे पर एक पतली स्ट्रीक कैनाल में ख़त्म होता है, जिसे टीथ कैनाल कहते हैं। इसमें कहीं हाँ टीथ सिस्टर्न है, और जिसे स्ट्रीक कैनाल, हाँ यस, ये स्ट्रीक कैनाल भी 240 पे अच्छा डायग्राम दिखाया हुआ है। ये स्ट्रीक कैनाल देख लेना में ख़त्म होता है, जो टीथ को बाहरी वातावरण से जोड़ता है। इस स्ट्रीक कैनाल को संकोचनी पेशी यानी कि स्फिंक्टर मसल चारों तरफ से घेरे रहते हैं। स्फिंक्टर मसल जो टाइट रहते हैं, इस तरह से स्फिंक्टर मसल है, ये टाइट रहते हैं, और जब आप ऊपर से उसको प्रेशर देते हो तब ही वो जो है वो उसको चीज़ को बाहर आने देते हैं, वरना बिना प्रेशर के उसको चीज़ आने नहीं देते स्फिंक्टर मसल, तब ये लूज हो जाते हैं। जब आप दूध निकालते हैं तो ऊपर से जब यूँ फुल माउथ मेथड जो अभी अपने पढ़ेंगे, उससे यूँ दबाओगे ना, जैसे टीथ को जैसे दबाओगे तो दबने से तो वो जगह बना देते हैं, और जैसे आप छोड़ते हो प्रेशर तो वो एज इट इज़ फिर टाइट हो जाते हैं। ये है स्फिंक्टर मसल, जो दुग्ध धारण में सहायक होती है। गाय, भैंस, भेड़ व बकरी में प्रत्येक टीथ में एक स्ट्रीक कैनाल होती है, जबकि सूअर व घोड़ी जबकि सूअर में, घोड़ी में 2 तथा चूहिया व मांसाहारी पशुओं में 10 से 20 स्ट्रीक कैनाल हो सकती हैं। अंडरलाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घोड़ी के थन में 2 सुराख होते हैं, ध्यान रखना। सूअर के 2, सूरी यानी कि घोड़ी और सूरी, और चूहिया व मांसाहारी पशुओं में 10 से 20 स्ट्रीक कैनाल हो सकती हैं। इस स्ट्रीक कैनाल के ऊपर की तरफ कई फोल्ड वाली एक संरचना पाई जाती है, जो दुग्ध धारण में सहयोग करती है। इसे फर्स्टेनबर्ग्स रोसेटी या रोजटी कहते हैं। ये यहाँ दे रखी है, रोजटी ऑफ फर्स्टेनबर्ग, ये दे रखी है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, बहुत क्लियर है, कुछ भी समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम से डायग्राम बहुत शानदार और बहुत क्लियर है डायग्राम। इससे ऊपर प्रत्येक टीथ में एक टीथ सिस्टर्न पाया जाता है। ये देखिए टीथ सिस्टर्न यहाँ दिया हुआ है, जो ऊपर की तरफ एक बड़े ग्लैंड या अडर सिस्टर्न में जुड़ता है। ये देखिए अडर सिस्टर्न है, और ये अडर सिस्टर्न जो है सब तरफ से जितने भी डक्ट्स हैं वो खुलती हैं, उनका सब का जो है वो मिल्क कलेक्ट करता है। तो देखिए अडर सिस्टर्न में खुलता है, इसके अंदर बहुत सी नलिकाएं, डक्ट्स खुलती हैं। ये नलिकाएं ऊपर की तरफ बहुत सी छोटी छोटी नलिकाओं में शाखित हो जाती हैं। अडर की स्रावी इकाई सेक्रेटरी यूनिट एल्वियोलस या एसिनस में समाप्त होती है। ये ऊपर दे रखा है इन्होंने एल्वियोलाई, तो ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये लोब है पूरा, ये लोब्यूल है, और ये एल्वियोलाई, ये छोटी छोटी गोल गोल। तो एक लोब में देखिए कितने लोब्यूल हो सकते हैं, और लोब्यूल के अंदर कितनी ही एल्वियोलाई देखिए आप कितनी हैं, और फिर ये कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सपोर्ट की हुई है, और ये डक्ट्स हैं खुलती, और ये डक्ट्स जो है अडर सिस्टम में और वो है टीथ सिस्टम में खुलते हुए, और ये यहाँ स्ट्रीक कैनाल के द्वारा बाहर जो है वो मिल्क आ जाता है। दुग्ध का निर्माण इन्हीं एल्वियोलाई की एपिथेलियम की कोशिकाओं से होता है।
बहुत सारे एल्वियोलाई एक साथ मिलकर एक इकाई बनाते हैं जिसे लोब्यूल कहते हैं, जो एक इकाई की भांति संयोजक ऊतक की परत द्वारा घिरे रहते हैं। बहुत सारे लोब्यूल्स एक साथ मिलकर बड़ी इकाई लोब्स बताते हैं। ये ऊपर दे रखा है डिटेल, बहुत शानदार, जो भी संयोजी ऊतक की परत द्वारा घिरे रहते हैं। ये इसकी संरचना जो है वो बहुत ही सुंदर, इसका शानदार डायग्राम दिया हुआ है, और आप इस डायग्राम को देखोगे साथ साथ पढ़ोगे तो ये पूरा क्लियर हो रहा है, कहीं ज़्यादा आवश्यकता नहीं। एल्वियोलाई व डक्ट्स के चारों तरफ बहुत सारी मायो एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं जो दुग्ध स्रावण, मिल्क इंजेक्शन या लेट डाउन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अंडरलाइन करना इसको। अडर एक संयुक्त नलिका कोश के यानी कंपाउंड ट्यूब्यूल एल्वियोलर प्रकार की संरचना है जिसकी संरचना सभी स्तनधारियों में लगभग समान होती है। बहुत सारे लोब मिलकर ही अडर का निर्माण करते हैं। मायो एपिथेलियम सेल के संकुचन से ही एल्वियोलस संकुचित होकर दुग्ध स्रावित मिल्क लेट डाउन करता है। एल्वियोलस में जो टिश्यू है वो जो है प्रेस करता है, तो उसके प्रेस करने से ही यानी कि कंट्रैक्शन से ही मिल्क जो है वो लेट डाउन नीचे आता है। और ये क्रिया जो है वो ऑक्सीटोसिन द्वारा, आपको पता है पीछे हमने पढ़ लिया है, और उस हार्मोन द्वारा जो है वो संचालित होती है। यूट्रस का कंट्रैक्शन, अडर का कंट्रैक्शन, ये सारा जो है इसी का एक्शन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। डक्ट्स आपस में मिलकर ग्लैक्टोफोर्स बनाती हैं जो मिल्क सिस्टर्न या ग्लैंड सिस्टर्न में खुलती हैं। ग्लैक्टोफोर्स स्ट्रीक कैनाल दुग्ध दोहन के अलावा बाहर आने, स्ट्रीक कैनाल क्योंकि ये जो स्फिंक्टर इसके टाइट रहते हैं ना, दुग्ध दोहन के अलावा बाहर आने, दूध बाहर नहीं आ सकता, संक्रमण नहीं जा सकता, धूल मिट्टी आदि को अंदर प्रवेश करने से रोकती है। तो ये है इसकी संरचना। और अब है इसके बारे में हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियों का विकास। इनका विकास जो है वो कैसे होता है ये भी हम आज देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, मीमोजेनेसिस या मेमोजेनेसिस एक ही बात है, मेमोजेनेसिस। जब गौवंश का भ्रूण 35 दिन का होता है तो जनन पर स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से स्तन रेखा यानी कि मेमोरी लाइन की उत्पत्ति होती है। मेमोरी लाइन्स की यानी कि बनना शुरू की उत्पत्ति होती है, जो अधर सतह यानी कि वेंट्रल सरफेस की मध्य रेखा के दोनों तरफ समानांतर रूप से बन जाती है। इसके पश्चात स्तन ग्रंथियों के विकास की प्रक्रिया केवल उन्हीं क्षेत्रों में सीमित हो जाती है जहां भविष्य में स्तन ग्रंथियां स्थित होती हैं। 2 महीने की अवस्था पर स्तन कलिका यानी कि मेमोरी बड, छोटी छोटी बड्स, क्या आप बोलेंगे इसको, कली से निकलना शुरू, कलिका का निर्माण हो जाता है जो गहराई में धंसती है, जिससे कीट का निर्माण होता है। इस अवस्था तक का विकास नर व मादा दोनों प्राणियों में समान रूप से होता है। तो देखिए मेल में भी तो रूडिमेंट्री टीट्स होते हैं, जैसे ये उसका रूडिमेंट्री पार्ट है। वृद्धि इस अवस्था रूप से होता है। वृद्धि करती हुई बाह्य परत यानी कि एक्टोडर्म मेसेनकाइमा नामक ऊतक में धंसती जाती है तथा एक संरचना का निर्माण करती है जिसे प्राथमिक स्फुटिक यानी कि प्राइमरी स्प्राउट कहते हैं। लगभग 100वें दिन से इसमें नलिका निर्माण यानी कि कैनलाइजेशन शुरू होता है, जो कि स्फुटिका के व्यास में वृद्धि व इसके अंदर एक गुहा कैविटी के निर्माण के कारण होता है। नलिका निर्माण की क्रिया ऊपरी या स्वीवस्थ सिरे से प्रारंभ होती है
वह स्फुटिका के दूरस्थ सिरे तक जाती है, जिसमें कोशिकाओं को दूर हटने से नलिकाओं का निर्माण होता है तथा दूरस्थ सिरे पर बाहर की तरफ एक छिद्र रह जाता है। प्राथमिक स्फुटिका से द्वितीय स्फुटिका का निर्माण होता है, इसमें नलिका निर्माण भी होता है। प्राथमिक स्फुटिका में बनी गुहाओं से स्तन ग्रंथियां व टीथ सिस्टम का, जबकि द्वितीय स्फुटिका से बनी गुहाओं से मुख्य नलिकाओं का, डक्ट्स का निर्माण होता है। यानी कि जो पहली बनी थी स्फुटिका उससे तो टीथ सिस्टम बनेंगी, और डक्ट्स जो है वो सेकेंडरी जो बनती हैं बाद में, उनसे जो है वो डक्ट्स बनती हैं। हालांकि जन्म के समय स्तन ग्रंथि व स्तनांग स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं, परंतु इनका विकास धीरे धीरे होता है। जन्म से यौवन आरंभ प्यूबर्टी तक इनका विकास सीमित व धीमा होता है तथा इसके पश्चात हार्मोन्स के प्रभाव से इसका विकास थोड़ी गति पकड़ता है। इनके विकास के दौरान परिसंचरण व लसिका तंत्र बहुत ही व्यवस्थित रूप से विकसित होते हैं तथा संयोजी व वसीय ऊतक वृद्धि करके इनके आकार को बढ़ाते हैं। फैटी टिश्यू, वसीय। प्रथम गर्भावस्था प्रेगनेंसी के दौरान स्तन ग्रंथियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है तथा नलिका तंत्र डक्ट सिस्टम का विकास प्रारंभिक अवस्था में ही हो जाता है। 5वें महीने तक लोब्यूल्स का निर्माण हो जाता है। ग्रंथि की स्रावी गतिविधि अंतिम कुछ महीनों में भी विकसित होती है। पार्चुरेशन के पश्चात कुछ समय तक दुग्ध स्रावण की दर बढ़ती है तथा इसके पश्चात यह धीरे धीरे घटती जाती है। स्तन ग्रंथियों व दुग्ध स्रावण को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, पकड़ लेना। स्तन ग्रंथियों व दुग्ध स्रावण को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स अफेक्टिंग द मेमोरी ग्लैंड्स एंड मिल्क सिक्रीशन। स्तन ग्रंथियों व दुग्ध स्रावण के विकास में बहुत से हार्मोन सहायक होते हैं जो निम्न हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इस सोमेटोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़े हैं पीछे कितनी तरह के हैं सारे। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, STH, GH या ग्रोथ हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये सभी हार्मोन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्तन ग्रंथियों के सामान्य विकास व वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसी के साथ ACTH दुग्ध स्रावण की शुरुआत व रख रखाव के लिए भी जरूरी है। अब इसमें पहला है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, ये हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। FSH हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन पढ़ लिया, ऑक्सीटोसिन, तो इसको दोबारा हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ये पहले बता दिया है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन आर्डर का विकास करता है और एस्ट्रोजन ना हो तो ये प्रक्रिया शुरू नहीं करता। एस्ट्रोजन नलिका निर्माण व विकास में तथा प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन दोनों मिलकर लोबिलो एल्व्यूलर ग्रोथ में सहायक होते हैं। इनको याद रखना, अंडरलाइन। इसी कारण दोनों हार्मोन की अनुपातिक मात्रा बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जब आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, बकरे के दूध जो है वो साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ लगाया जो बकरे के भी टीथ डेवलप हो गए और दूध आ गया, तो उसमें ये जो हार्मोन हैं वो बैलेंस तरीके से दिए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और जो गायें प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, रहती नहीं है, यानी कि एक तरह से बांझी हो गई हैं, तो उनके भी ये बैलेंस्ड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दे करके, और उनके भी 4 किलो 5 किलो 2.5 किलो 3 किलो जो है 2 किलो टाइम का दूध और अभिषेक करवा दिया। तो ये भी ये इसीलिए इन्होंने बताया अनुपातिक मात्रा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसकी सामान्य मात्राओं के कारण स्तन ग्रंथियों के कार्य के पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं। असामान्य अगर देते हो तो ज़्यादा देते हो।
जैसे बकरियों में ईस्ट्रोजन स्तन ग्रंथियों की असामान्य वृद्धि कर देता है, जबकि गोवंश में यह एल्विलाई को अत्यधिक फुला देता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन व ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन नाम आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ दिए हैं, मैंने आपको बताया था क्या करते हैं। फॉलिकल को बढ़ाते हैं ओवरी पे, मैच्योर करते हैं, ल्यूटिलाइजिंग उसको फोड़ता है, ओवर रिलीज करता है। ये तो आम जो है, इसको याद रखो। एफएसएच के प्रभाव के से अंडाशय ओवरी में पुट्टिकाओं फॉलिकल का निर्माण होता है जो एस्ट्रोजन स्रावित करती है, जबकि एलएच ओवुलेशन में सहायक होता है जो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। तदुपरांत एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरॉन अपना प्रभाव दिखाना शुरू करते हैं। प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेनिक हार्मोन प्रोलैक्टिन, यह भी एसीटीएच के साथ मिलकर यानी कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के साथ मिलकर दुग्ध स्रावण लैक्टेशन की शुरुआत व उसके स्तर को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक हार्मोन। अब जो मेन रोल आता है, दूध काटने वाला पाव से कोने टीको ले आइयो, आपने गाँव में सुना होगा, घरों में, वो यही है, वो ऑक्सीटोसिन। और इसके दुष्परिणाम बहुत हैं, इसके लिए इसको बैन कर दिया गया। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर आप इसको परचेज नहीं कर सकते, और अगर कोई रखता है मेडिकल स्टोर वाला और दे देता है तो उसको फिर सज़ा है। यह न्यूरो हाइपोफाइसिस का हार्मोन है जो दुग्ध स्रावित करने वाले प्राणियों में स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के निष्कासन के लिए जरूरी होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, जरूरी होता है, अर्थात दुग्ध स्रावण करवाता है। यह स्तन ग्रंथियों में पाई जाने वाली मायोएपिथेलियल सेल्स में संकुचन पैदा करता है, कंट्रैक्शन, अभी मैंने आपको बता दिया पहले, जो संकुचित होकर स्तन ग्रंथियों की नलिकाओं पर दबाव डालती है तथा उनमें उपस्थित दुग्ध को बाहर निकालने में सहायक होती है। आज जो है मैं समझता हूँ, क्योंकि ये मिल्क लेट डाउन की हम पूरी प्रक्रिया को हम आगे मिल्क कंपोजिशन, ये 2-3 चीज़ें जो है वो हम आगे इसको आगे देख लेंगे। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लगभग पूरा कर लेंगे, लगता है। लास्ट लेक्चर हमारा एक होगा जिसमें हम इसको मिल्क लेट डाउन की प्रक्रिया को पूरा अच्छी तरह से आपको जो है वो समझाएंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।